ऐसी 144 दक्षिण एशिया का परिचय। हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? दक्षिण एशिया को पढ़ने जा रहे हैं। खास तौर से मैं आपको पहली बातें बता दूं, दक्षिण एशिया आखिर होता क्या है, यानी शब्द क्या है? साउथ एशिया किसको हम बोलते हैं, ठीक है, या इसको क्या कई बार बोला जाता है सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो दक्षिण एशिया में आप कह सकते हैं कि हमारा जो देश है भारत है, तो भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, खास तौर से भारत का पड़ोसी देश, सिर्फ अगर आप चीन को छोड़ दीजिए, क्या करना है, दक्षिण एशिया में चीन नहीं आता है, बाकी जितने देश हैं, हमारा पड़ोसी कौन कौन सा देश है? नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, म्यांमार है, मालदीव है। अगर जितने देशों का मैंने नाम लिया क्या है? ये दक्षिण एशिया। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ, अगर आप देख रहे हैं, इंडिया है, ठीक है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका और मालदीव। ये लगभग जितने देश का मैंने नाम लिया, यानी भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, हम उन्हीं देशों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम्पल फिर बताऊं, जैसे कई बार हम लोग भारत का पॉलिटिकल पढ़ते हैं या और भारत को हम राजनीतिक रूप से पढ़ें, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि हम श्रीलंका को भी पढ़ेंगे, पाकिस्तान को भी पढ़ेंगे, बल्कि भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, इसको एक किसको बोला जाता है? साउथ एशिया बोला जाता है। जैसे आप सबने सुना होगा कि एशिया है या अफ्रीका में महाद्वीप है, तो उनके देशों को हम मिला करके एशिया अफ्रीका बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे दक्षिण एशिया, तो दक्षिण एशिया में भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वो सभी आते हैं। अगर आप देखेंगे तो 80% यानी 80% इंडिया है दक्षिण एशिया में। देखिए, मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आ गया है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं, जैसे क्वेश्चन आ गया कि पूछ रहा कि श्रीलंका के बारे में या नेपाल के बारे में, भूटान के बारे में, या क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया की राजनीति बताओ, दक्षिण एशिया में जातीय विविधता कैसे है, तो आप लोग भारत को यानी इंडिया को तो जानते होंगे, तो इंडिया के बारे में जो जानते हो ना, वही भी बना करके लिख दोगे तो आपका चल जाएगा। क्योंकि 80% जो है दक्षिण एशिया में भारत की जैसी ही स्थिति बनी हुई। अरे भाई मेरे, हमारा जैसा देश है वैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमसे ही निकला हुआ, सभी जानते हो आप लोग पाकिस्तान कैसा है। उसी प्रकार से नेपाल के बारे में आप सबको पता ही होगा कि नेपाल कैसा है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, ये हमारे सारे पड़ोसी देश हैं। और लगभग जैसे हम लोगों का रहन सहन है, खान पीन है, जैसे हमारे देश में राजनीति है, जैसे हमारे देश में सारे काम होते हैं, जैसे हमारे देश में न्यायपालिका है, विधान पालिका है, कार्यपालिका है, उसी प्रकार से लगभग अगर आप देखेंगे तो दक्षिण एशिया के सभी देशों में भारत जैसा ही सिस्टम है। कहीं कहीं पर किसी में देखोगे, जैसे मालदीव में थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मूलतः अगर मैं बात करूं तो दक्षिण एशिया में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा जो दबदबा है वह भारत का हमें दिखाई देता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो दक्षिण एशिया में देखेंगे तो जो भी चीज अगर आपको एग्जाम में लिखने को आती है तो आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो पार्ट है वो इंडिया का ही दक्षिण एशिया का पार्ट है। जो बाकी तो देश 20% कह सकते हो। अगर आप देखोगे क्षेत्रफल में भी हमारा देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या में हम सबसे बड़े हैं दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया में कह सकते हो कि 80% जो लीडरशिप है, कह सकते हो एक प्रकार से अगर मैं बोलूं कि दक्षिण एशिया का कह सकते हो सबसे बड़ा देश या सबसे सशक्त देश, आर्थिक में सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है, हमारा देश है। जैसे नेपाल है, भूटान है, ये सभी हैं, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे हैं। और लगभग अगर आप देखोगे जैसे हमारा कल्चर है, जैसे हमारा खान पान है, जैसे हमारे रीति रिवाज हैं, उसी प्रकार से लगभग देखेंगे तो दक्षिण एशिया के जितने देश हैं उनका भी खान पान, रीति रिवाज, उनके देश में भी स्वतंत्रता वैसे रही। अगर मैं बताऊं दक्षिण एशिया के जितने देश हैं, आप सबको पता होगा कि भाई श्रीलंका भी काफी लंबे समय तक गुलाम रहा है, पाकिस्तान, अब बांग्लादेश तो हम में से निकला है, पाकिस्तान हमारे यहाँ से निकला है। तो दक्षिण एशिया के मूल जितने ज्यादातर जो देश हैं वह भारत से ही निकले हैं। अगर आप देखेंगे नेपाल, आपको सबको पता कि नेपाल कैसा एक हिंदू राष्ट्र है, नेपाल में कैसी सरकारें होती हैं, उसी प्रकार से आप इन चीजों को भी देख सकते हैं। यानी इंडिया में जैसी चीजें होती हैं दक्षिण एशिया लगभग वैसा ही है, क्योंकि ज्यादातर जो देश हैं हमसे ही तो निकल करके अलग बन गए कंट्री में। अरे भाई जो भारत से निकल के पाकिस्तान बन गया, भारत से निकल करके बांग्लादेश बन गया, तो यानी दक्षिण एशिया के 3 देश तो ऐसे ही हो गए। तो ज्यादातर जो पार्ट है, अगर जैसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि जैसे पूछा कि दक्षिण एशिया की राजनीति, तो जैसे भारत में राजनीति है, जैसे भारत में राजनीतिक दल होते हैं, लगभग दक्षिण एशिया के सभी देशों में ऐसा ही सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो मूलतः बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलिए मैं आपको एक एक चैप्टर के बारे में पढ़ाता हूं, ठीक है? इतना क्लियर है? हमारा क्या है? एक भूभाग के रूप में दक्षिण एशिया को समझना, ठीक है? तो दक्षिण एशिया में सबसे पहले आपको देखिएगा तो दक्षिण एशिया में राजनीति कैसे है, ठीक है? राजनीति में अगर देखोगे सरकार का स्वरूप कैसे है,
अगर आप देखोगे भारत में कैसे है, हमारे देश में कैसी सरकारें होती हैं, हमारे देश में संसदीय शासन है, यानी क्या होती है हमारे देश में क्या भैया, संसद के 2 सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है। सेम इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में भी संसदीय सरकारें ही होती हैं। सबको पता होगा कि पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन एक चीज हमें पाकिस्तान में दिखाई देती कि सेना का जो महत्व है वो थोड़ा सा हमें राजनीति में ज्यादा दिखाई देता। पाकिस्तान के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की राजनीति की अगर देखोगे तो वहां पर सेना जो है वो ज्यादा हस्तक्षेप करती है, ज्यादा इंटरफेयर हमें करते हुए दिखाई देती है जो सेना का अध्यक्ष होता है। अगर उसी प्रकार से अगर आप भारत में देखेंगे तो हमारे यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है, संघवाद पाया जाता है, वैसे पाकिस्तान में भी उसी प्रकार का मूलतः सिस्टम पाया जाता है। जैसे भारत का संविधान है लगभग वैसे पाकिस्तान का भी संविधान है, बस थोड़ा सा कह सकते हो कि वहां पर कह सकते हो कि राजनीति में जो सेना है उसकी भूमिका थोड़ी बढ़ गई, लेकिन भारत में जो सेना है वो न्यूट्रल रहती है, सरकार के मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन पाकिस्तान में हस्तक्षेप वो करती है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में भी अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश में सदन जो है लगभग वैसे ही होता है। बांग्लादेश में भी देखो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो वहां पर अगर देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम बांग्लादेश में भी चलता है, ठीक है। अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका में भी देखोगे श्रीलंका में राष्ट्रपति शासन है, वहां का क्या होता है, राष्ट्रपति जो सर्वे सर्वा होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो अफगानिस्तान में भी देखोगे राष्ट्रपति प्रणाली ही अपनाई गई, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं देखोगे नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में प्रधानमंत्री होता है, वहां पर भी संसद है, एक ही सदन होता है, एक सदनीय है, ठीक है। तो लगभग ऐसे ही सभी में। अगर मैं भूटान की बात करूं तो भूटान में राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति के अंतर्गत पूरी सरकार का, यानी सरकार का स्वरूप अगर देखेंगे तो भारत में जैसे सरकार का स्वरूप है सेम पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में लगभग वैसा ही स्वरूप है, अगर थोड़ा बहुत चेंज अगर आप देखेंगे। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति होते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नहीं होता है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली चलती है, ठीक है। श्रीलंका में अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका में भी राष्ट्रपति शासन प्रणाली हमें दिखाई देती है। उसी प्रकार से अगर आप भूटान में देखेंगे तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, ये है। उसके बाद देखेंगे राजनीतिक दल। अगर मैं राजनीतिक दलों की बात करूं तो भारत में अगर आप पॉलिटिकल पार्टी देखेंगे तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है, बहुत सारी पार्टियां दिखाई देती हैं। उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी देखोगे तो बहुत सारे 3-4 पार्टियां हैं, जैसे आप सबने जैसे नवाज शरीफ की पार्टी है, बाद में इमरान खान ने बना रखी है, सबको पता होगा कि उसी प्रकार से बिलावल भुट्टो जो पार्टी है उनकी भी पार्टी है। पाकिस्तान में देखोगे जैसे भारत में बहुदलीय है, भारत में बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी है, उसी प्रकार से पाकिस्तान में बहुदलीय शासन प्रणाली है, ठीक है। अगर आप देखेंगे जैसे मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश में भी पार्टियां ज्यादा है, बहुदलीय ही होता है। श्रीलंका में अगर आप देखोगे तो वहां पर पार्टियां कई सारी हैं, लेकिन वहां पर कई लंबे समय तक राजशाही रही है। कुछ समय के लिए अगर बात करूं मैं नेपाल की, नेपाल को हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब नेपाल में क्या एक प्रकार से डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वहां पर भी सरकारें चुन करके आती हैं, ठीक है। ये राजनीतिक दलों की बात करें, ठीक है। श्रीलंका में देखोगे श्रीलंका में राजनीतिक दल अच्छे खासे हैं, वहां पर भी संघर्ष हमें वहां पर राजनीति में ज्यादा दिखाई देता है, वहां पर क्षेत्रीय संघर्ष मुझे ज्यादा दिखाई देता है। अगर आप श्रीलंका को देखेंगे, श्रीलंका में पॉलिटिकल पार्टी, अभी थोड़े दिन पहले तुम सबने सुना होगा ना, श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया है, यानी श्रीलंका में जो अन्य ग्रुप हैं, जैसे सोशल ग्रुप नहीं होते बल्कि अन्य ग्रुप जो है वो ज्यादा मूवमेंट, यानी श्रीलंका की जो माली हालत है बहुत खराब रहती है। श्रीलंका की अगर बात हो, जैसे हमारे देश में तमिलनाडु है, तमिलनाडु में भी तमिल रहते हैं, वैसे श्रीलंका में भी कहते हैं तमिल रहते हैं। तो श्रीलंका अगर देखोगे लंबे समय तक गृह युद्धों को झेलने वाला देश रहा है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं राजनीतिक प्रक्रिया क्या होती है, अगर भारत की राजनीतिक प्रक्रिया देखोगे तो भारत में देखोगे जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसमें राजनीतिक पॉलिटिकल प्रोसेस कैसा है, तो देखोगे हमारे यहाँ पर भी जनता के द्वारा चुन करके लोग आते हैं, यानी अगर देखो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, जनता के द्वारा लोग चुन करके आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, यहां पर भी देखोगे हर जगह पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। हम राजनीतिक प्रक्रिया की बात करें, राजनीतिक दूसरा अगर देखोगे जैसे भारत में अगर देखोगे तो राजनीति में हमारे यहाँ पर क्या वंशवाद है, जैसे होते नहीं कि भैया बाप प्रधानमंत्री था, बेटा भी प्रधानमंत्री है, यानी वंशवाद हम उसको बोलते हैं ना। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे लालू परिवार है, अगर देखोगे लालू यादव का परिवार राजनीति में है, मुलायम सिंह यादव का परिवार है, ठीक है। या अगर आप देखेंगे और भी कई सारे परिवार हैं, दक्षिण में कई सारे परिवार हैं जो वंशवादी राजनीति करते हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखो पाकिस्तान में भी वंश आधारित राजनीति है। बिलावल भुट्टो कौन है, ये सब वंश आधारित राजनीति है। पाकिस्तान में भी क्या है, वंश आधारित राजनीति चलती है ज्यादातर, ठीक है।
अगर मैं नेपाल की बात करूं तो वहां पर हमें वंश आधारित राजनीति नहीं दिखाई देती है, लेकिन भारत में, पाकिस्तान में यहां पर वंश आधारित राजनीति है। ठीक है, थोड़ा अफगानिस्तान को लेकर के मैं क्लियर कर देता हूं। अफगानिस्तान में इस समय देखोगे तालिबान की सरकार है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि वहां पर बंदूक के बल पर या ताकत के बल पर वहां पर तालिबान अपनी क्या कर रहा है, सरकार को चला रहा है। वहां पर कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं बची है, लेकिन वहां के नागरिकों के द्वारा या वहां पर तानाशाही शासन नहीं बोलोगे, बंदूक के बल पर उन्होंने पूरा अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, पहले लंबे समय तक अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान में वहां पर अमेरिका की सेनाएं पड़ी हुई थी, बाद में अमेरिका वहां पर चला गया, तालिबान आ गया है। तालिबान में अगर तालिबान में देखेंगे, तालिबान आने से क्या है भाई, महिलाओं को राइट्स नहीं, महिलाओं को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं, या कह सकते हैं कि इस्लामिक जो रूल हैं वो अफगानिस्तान में हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में देखो तो पाकिस्तान की हालत बड़ी खराब रहती है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल राजनीति है बड़ी डामाडोल राजनीति, डामाडोल का मतलब उठापटक की राजनीति है। भाई जो प्रधानमंत्री बनता है उसको कई बार जो सेना का अध्यक्ष होता है हटा करके खुद बन जाता है। वहां पर राजनीति में अगर देखोगे सेना की बड़ी भूमिका पाकिस्तान की अगर लिहाज से मैं बात करूं, यानी राजनीति में क्या है, सेना की हमें बड़ी भूमिका दिखाई देती है। आप सबको पता है जैसे परवेज मुशर्रफ थे, वो राष्ट्रपति आकर के बन जाते, बल्कि सेना के थे। अभी प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो सेना का महत्व राजनीति में वहां पर हमें बहुत ज्यादा दिखाई देता है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, भारत में राजनीति कैसे, मोस्टली आप सब लोगों को पता ही है यहाँ पर राजनीति कैसे चलती है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हमारे देश में चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं न्यायपालिका की बात करूं तो भारत में जैसे न्यायपालिका है उसी प्रकार से पाकिस्तान में न्यायपालिका है, श्रीलंका में उसी प्रकार से न्यायपालिका है। ठीक है, अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश में भी जनता के द्वारा ही चुने हुए, जैसे अगर वहां पर अभी प्रेजेंट टाइम में वहां की बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री के हैं शेख हसीना जी हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश की देखोगे तो बांग्लादेश में भी उसी प्रकार की स्थिति हमें दिखाई देती है, जैसे लगभग भारत में स्थिति है वैसे बांग्लादेश में भी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। श्रीलंका में भी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पर हमें गृह युद्ध ज्यादा दिखाई देते हैं, सरकार का उठापटक ज्यादा दिखाई देता है। वहां पर जो अन्य ग्रुप हैं, यानी नॉन एलिमेंट ग्रुप हैं या असामाजिक तत्व जो हैं, वो हमें वहां पर ज्यादा दिखाई देते हैं, जो बार बार सरकार को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, भारत में देखोगे तो भारत में एक मजबूत सरकार है या मजबूत हमें शासन दिखाई देता है। तो पाकिस्तान की राजनीति में हमें सेना का महत्व ज्यादा दिखाई देता है। अफगानिस्तान को हम देखते हैं तो अफगानिस्तान में कुछ समय तक देखेंगे तो वहां पर लोकतंत्र है, लेकिन बाद में कुछ समय से देखोगे तालिबान आकर के बैठा है। अगर मैं नेपाल की बात करूं तो नेपाल की अगर राजनीति देखोगे तो वहां पर कुछ समय तक वहां पर राजशाही थी, लेकिन अब नेपाल में राजशाही नहीं बची है, अब वहां पर डेमोक्रेसी आ गई। भूटान की बात करूं तो भूटान में अभी भी राजशाही चलती है। क्या चलती है? राजशाही चलती है भूटान में। ठीक है, तो ज्यादातर दक्षिण एशिया के देशों में ऐसी ही राजनीति बनी हुई। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे दक्षिण एशिया में भू राजनीति क्या है। भू राजनीति में दक्षिण एशिया, शीत युद्ध के दौरान दक्षिण एशिया कैसे रहा। देखो शीत युद्ध की अगर मैं बात करूं, जब कोल्ड वार चल रहा था, देखो अगर देखोगे भारत, पाकिस्तान, भूटान की बात करूं या मैं श्रीलंका की बात करूं, ये ज्यादातर जितने मैंने देशों का नाम लिया, 4-5 जितने लोग हैं मूल इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये ज्यादातर है अंग्रेजों के गुलाम रहे। ठीक है, ज्यादातर भारत भी अंग्रेजों के गुलाम था, पाकिस्तान हमसे ही निकला हुआ है, तो पाकिस्तान को मान लो भी एक प्रकार से गुलाम लोग हैं। ठीक है, अंग्रेजों के गुलाम थे। बांग्लादेश भारत में से निकला है, वो भी गुलाम रहे एक समय तक। श्रीलंका भी अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो देखो जब ब्रिटेन कमजोर पड़ा, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप सबको पता कि जो ब्रिटेन है, ठीक है, वो कमजोर पड़ा, और ब्रिटेन जब कमजोर पड़ा तो भारत आजाद हुआ। भारत आजादी के साथ नेपाल भी भाई मेरे आजाद हो गया। 1971 में देखोगे बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, श्रीलंका भी स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों ने उसको भी उपनिवेश बना रखा था। ठीक है, तो अगर देखोगे शीत युद्ध के दौरान जब शीत कोल्ड वार चल रहा था, उसी समय दक्षिण एशिया के ज्यादातर जो राष्ट्र थे वो स्वतंत्र हुए। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान देखोगे दक्षिण एशिया के जो देश हैं ज्यादातर ना तो वह अमेरिका के गुट में शामिल हुए थे और ना ही देखोगे वो सोवियत संघ के गुट में गए थे। ज्यादातर जो देश हैं गुट निरपेक्ष बने रहे शीत युद्ध के दौरान। शीत युद्ध के दौरान अगर आप देखेंगे तो दक्षिण एशिया की जो राजनीति है उसमें देखोगे ये देश किसी के साथ भी यानी किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होते। लेकिन अगर आप देखेंगे जो पाकिस्तान है वो ग्रुप में तो शामिल नहीं हुआ था अमेरिका के ग्रुप में, लेकिन अमेरिका उसको सपोर्ट करता था। उसी प्रकार से अगर आप भारत को देखोगे तो भारत भी गुट निरपेक्ष बना रहा कोल्ड वार के दौरान। ठीक है, लेकिन हम कभी भी, रसिया हमारा मदद करता था, यानी कह सकते मदद जरूर करते थे सोवियत संघ के लोग, लेकिन सोवियत संघ के ग्रुप में हम कभी भी शामिल नहीं रहे। शीत युद्ध के दौरान अगर देखोगे तो दक्षिण एशिया की जो राजनीति, क्योंकि दक्षिण एशिया के ज्यादातर दोस्त हैं बड़े गरीब हैं, भुखमरी वाले। अरे भैया दक्षिण एशिया में ज्यादातर अंग्रेजों ने शासन किया है, एक प्रकार से दक्षिण एशिया को चूज करके चले गए। चूसने का मतलब यानी माली हालत हम लोगों की बहुत खराब है।
ठीक है। अरे पाकिस्तान कौन सा कैसा देश है तुम सबको पता है, बांग्लादेश कौन सा अमीर बहुत बड़ा देश है सबको पता है, नेपाल भूटान की क्या औकात है तुम सबको पता है। यानी दक्षिण एशिया के ज्यादातर जो है गरीबी, भुखमरी या कह सकते हैं अनाज की कमी, खाद्यान्न की कमी, अविकसित राज्य ज्यादा है। यानी अगर इंडिया देखोगे तो एक डेवलप होता हुआ कंट्री है, तो ज्यादातर दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनकी खाद्यान्न की कमी है या पैसे की कमी है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा नहीं। दक्षिण एशिया में अगर बात करेंगे, भारत को अगर आप छोड़ देंगे तो दक्षिण एशिया में, अगर इंडिया को अगर मैं दक्षिण एशिया निकाल देता हूं तो बाकी इनकी कोई औकात नहीं बचती बाकी लोगों की, आपको ऐसे भी पता होगा, ठीक है। आगे देखिए दक्षिण एशिया में आर्थिक, उसी को मैं बात करूं, दक्षिण एशिया में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो देश हैं यानी खाद्य, यानी अगर बात करूं जैसे फूड में देखोगे तो बहुत पिछड़े हुए देश हैं, यहां पर भुखमरी के लोग बहुत ज्यादा शिकार हैं। दक्षिण एशिया में अगर आर्थिक विकास की बात करोगे तो दक्षिण एशिया में हमें आर्थिक सहयोग बहुत कम दिखाई देता है, ठीक है। जैसे अगर जीडीपी की बात करोगे, दक्षिण एशिया के जितने देश हैं जीडीपी में ज्यादातर पिछड़े हुए हैं, भारत की अच्छी खासी जीडीपी है। मानव विकास सूचांक में अगर आप देखेंगे तो काफी पिछड़े हैं। अगर बात करोगे हम खाद्यान्न की बात करें, ठीक है, ह्यूमन इंडेक्स जो है, ठीक है, अगर हम फूड इंडेक्स की बात करें या और हम किसी विकास की बात, डेवलपमेंट का, तो दक्षिण एशिया में देश काफी क्या है, पिछड़े हुए हैं। आर्थिक विकास की बात करूं तो भारत की ठीक ठाक आर्थिक स्थिति है, लेकिन श्रीलंका की बात करो, नेपाल की बात करो, भूटान की बात करो, ज्यादातर जो देश हैं गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, कुपोषण, इनके हमें दक्षिण एशिया के शिकार दिखाई देते हैं। यानी आर्थिक यानी इकोनॉमी का अगर लिहाज से देखेंगे तो दक्षिण एशिया में ज्यादातर देशों में, अफगानिस्तान में देखोगे, पाकिस्तान में कितनी महंगाई बढ़ी तुम सबको पता, पाकिस्तान के लोगों की हालत कैसे है। अफगानिस्तान में देखोगे वहां पर जब से तालिबान आया है, भारत ही वहां पर अनाज भेजता रहता है। नेपाल को देखोगे, नेपाल में जब भूकंप आया था भारत से बहुत सारा अनाज भेजा गया था, ठीक है। बांग्लादेश को देखो, बांग्लादेश अच्छा डेवलप कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश देखोगे ठीक ठाक चल रहा है, यानी कह सकते हो बांग्लादेश की जो स्थिति है ठीक ठाक स्थिति है। श्रीलंका देखोगे तो श्रीलंका खुद ही देखोगे तो युद्ध में पड़ा हुआ है, यानी गृह युद्ध चल रहे हैं आपस में, श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है, तो श्रीलंका की माली हालत भी काफी खराब है। भारत की स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन दक्षिण एशिया के ज्यादातर अगर मैं देशों की बात करूं तो मोस्टली जितने दक्षिण एशिया के देश हैं उनमें अगर देखोगे तो आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हमें दिखाई देती है। आर्थिक लिहाज से हम जीडीपी की बात करें, सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, ठीक है, मानव विकास की बात करें, ह्यूमन इंडेक्स की बात करें, तो इन देशों में देखो दक्षिण एशिया के ज्यादा देश हैं वो बहुत नीचे पायदान पे आते हैं, ठीक है। ह्यूमन इंडेक्स की बात करें, खाद्यान्न की बात करें, तो भूखमरी की बात करें, बेरोजगारी देखो भाई दक्षिण एशिया में भयंकर बेरोजगारी बढ़ी हुई है, ठीक है। तो यानी ये सारी, यानी अगर आर्थिक लिहाज पे देखोगे तो दक्षिण एशिया काफी पिछड़ा हुआ में आप इनको गिन सकते हो। वैसे भी जितने देश हैं सभी अंग्रेजों गुलाम रहे, तो काफी पिछड़े हुए देश रहे दक्षिण एशिया में। देखो भारत धीरे धीरे तरक्की कर रहा है, काफी आगे जा रहा है, बहुत आगे पहुंच चुका है, लेकिन वैसे अन्य देशों को देखोगे तो इनकी माली हालत बड़ी खराब है, ठीक है। अरे पाकिस्तान में देखो कितना महंगाई बढ़ गया है, ठीक है। उसी प्रकार से भूटान, नेपाल की क्या है चीजें सबको पता है, तो माली हालत बड़ी खराब है, ठीक है। लेकिन भारत की देखोगे तो आर्थिक स्थिति हमें ठीक ठाक दिखाई देती है। भारत एक लिखोगे, भारत हमें एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था दिखाई देता है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, भूटान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, तो यहां पर आर्थिक लिहाज से हमें देखते हैं तो गरीबी है, अशिक्षा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इस प्रकार की हमें समस्याएं क्या है, ज्यादा दिखाई देती हैं, ठीक है। क्लियर है? हेलो, देखिएगा चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है, दक्षिण एशिया में स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद, ठीक है। देखो दक्षिण एशिया के ज़्यादातर जो देश हैं, जैसे भारत, हम गुलाम रहे, ठीक है। पाकिस्तान भी देखोगे तो हम से निकला है, वो भी अंग्रेजों का गुलाम रहा है। बांग्लादेश से भारत से निकला है, वो भी गुलाम रहा, कह सकते गुलाम ही थे। श्रीलंका प्रकार से देखो, भारत जो है कब आज़ाद हुआ, 1947 में, पाकिस्तान 1947 में, बांग्लादेश 1971 में, ठीक है। श्रीलंका भी कह सकते हो कि यानी 50 के आसपास वो भी इंडिपेंडेंट है अंग्रेजों के शासन से, ठीक है। तो दक्षिण एशिया में देखोगे, दक्षिण एशिया की ज़्यादातर जो कंट्रियां हैं, खासतौर से अगर नेपाल को अगर मैं छोड़ दूं तो ज़्यादातर लोग क्या रहे हैं, गुलाम रहे अंग्रेजों का। तो देखो दक्षिण एशिया में जब गुलामी थी, खासतौर से अगर बात करूँ जैसे भारत की बात करोगे तो भारत क्या था, अंग्रेजों गुलाम था। तो यहाँ पर भारत जो है कह सकते अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में हम लोग बटे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद के उदय ने क्या बताया कि हम लोग अपने देश के लिए एकजुट हुए, ठीक है, क्योंकि हम पर क्या अंग्रेज शासन करते थे, ताकि हम अंग्रेजों को यहाँ पर हटा सकें। तो राष्ट्रवाद क्या है, एक विचारधारा है जो भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर नहीं, बल्कि एक देश के नाम पर लोगों को क्या करती है, एकजुट करती है। आप सबको पता है कि जब भारत आजाद नहीं था तो भाई अलग अलग देसी रियासतें थी, जैसे
अगर आप देखेंगे अवध है, बंगाल है, ठीक है, मैसूर है, यानी इस प्रकार से क्षेत्रीय विविधता हमें ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन जब 1857 की क्रांति होती है, इसके बाद देखोगे तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय, यानी हम लोग भाषा, संस्कृति, जाति, धर्म इसको छोड़ करके बल्कि हम एक राष्ट्र के नाम पर संगठित होते हैं। और राष्ट्रवाद का उदय ही क्या भारत में कह सकते हो स्वतंत्रता को लेकर के आता है, यानी हमारा देश आजाद जो था राष्ट्रवाद। अरे भाई अंग्रेजों से लड़ना था, पूरा देश जब इकट्ठा होगा तभी तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। तो राष्ट्रवाद का उदय कह सकते हो दक्षिण एशिया में रहा, और राष्ट्रवाद के उदय ने ही दक्षिण एशिया को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण। राष्ट्रवाद का एक विचारधारा है, जैसे नेशनलिज्म क्या है, विचारधारा, सोच है, अप्रोच है, जो हमें एक यानी एक देश के नाम पर एकजुट करती है। ठीक है, देखो जब हमारा देश गुलाम था तो भैया कुछ लोग अवध की बात करते थे, बंगाल के लोग बंगाल की बात करते थे, पंजाब के लोग पंजाब की बात करते थे, यानी हम आपस में क्या हुए थे, बटे हुए थे। लेकिन जब देखोगे स्वतंत्रता आंदोलन चलता है, महात्मा गांधी है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये सारे देशों यानी पूरे देश को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है कि हमें अपने देश के लिए लड़ाई लड़ना है। और जब यहाँ पर राष्ट्रवाद, सामाजिक तो स्वतंत्रता आंदोलन कैसे चला, तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन कैसे चला सबको पता है कि हमारा देश गुलाम था, और जब गुलाम था तो कह सकते हो कि राष्ट्रवाद का उदय ने क्या किया, पूरे देश को एकजुट करने में। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, दुनिया भर के कई सारे आंदोलन, महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाए गए आंदोलन है, वो तो सबके भारत में स्वतंत्रता कैसे मिली। उसी प्रकार से अगर आप पाकिस्तान की बात करोगे तो पाकिस्तान भी क्या था कि भारत से ही निकला एक देश है, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको अलग देश की मांग करते हैं कि भाई हमें एक धर्म के नाम पर पाकिस्तान क्या है, अलग नेशन बनना चाहिए। तो देखोगे एक दिन पहले भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र होता है, तो पाकिस्तान एक दिन पहले ही 14 अगस्त 1947 को क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। नहीं, अंग्रेज जानबूझकर कह सकते हो कि देखो यानी जो टू नेशन थ्योरी है, दो राष्ट्र सिद्धांत है, क्योंकि लोगों का जितने भी मुस्लिम लीडर थे उनका कहना यही था, खास तौर से अगर देखोगे कहना जिन्ना का बात थी कि टू नेशन थ्योरी, यानी हिंदू और मुसलमान सिर्फ दो संप्रदाय नहीं है, यानी दो धर्म नहीं है, बल्कि क्या है, दो देश हैं, यानी हिंदू और मुसलमान क्या है, एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें क्या चाहिए, अलग देश चाहिए। तो अलग देश की मांग ने क्या किया, एक वहां पर कंट्री बन जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे, अगर मैं बांग्लादेश की बात हूं तो बांग्लादेश देखो, बांग्लादेश भी उसको पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो बने थे, ठीक है, 1947 में। लेकिन बांग्लादेश की अगर आप बात करें 1971 जब था, देखो बांग्लादेश के साथ काफी भेदभाव होता था। जो आज का पाकिस्तान है, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बना, तो जो पूर्वी पाकिस्तान है जिसे आज हम बांग्लादेश बोलते हैं, इनके लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार, क्योंकि ये बंगाली लोग हैं, ठीक है, बंगाली मुसलमान है। अगर देखोगे, देखो पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, मुसलमान वो भी हैं, और जो बंगाल है, जो अगर देखोगे जो बांग्लादेश है वो भी मुस्लिम है, लेकिन वो अगर देखोगे थोड़ा सा उसमें सभ्यता जो कल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। नहीं, पाकिस्तान के मुसलमानों का जो कल्चर है, खान पान, खासतौर से लैंग्वेज की बात नहीं, तो पाकिस्तान में देखोगे तो उर्दू का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। तो उसी प्रकार से देखोगे जो बांग्लादेश है वहाँ पर बंगाली भाषा यानी बंगाली अस्मिता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कहते हैं बंगालियों पर, या जो बंगाली मुसलमान थे, जो बांग्लादेश है, ठीक है, वहाँ पर बंगाली मुसलमान ज़्यादा, तो इसको लेकर के कह सकते हैं एक उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, या उनके नागरिकों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो 1971 में बहुत सारे जो बांग्लादेश के लोग होते भारत में आ जाते हैं। उस समय सरकार हमारी कहाँ पर, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो वहाँ पर देखोगे तो बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में काफ़ी उनका योगदान रहता है। यानी 1971 में देखोगे तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता। भारत के बारे में तो सबको पता होगा कि हमारा देश लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, और यहाँ पर एक पूरा नेशनल मूवमेंट चलता है, राष्ट्रीय आंदोलन चलता है। उस राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी के जितने आंदोलन है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है, या सबनी अवज्ञा आंदोलन है, ठीक, असहयोग आंदोलन है, इन सारे आंदोलनों का क्या रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा। उसी की वजह से आप कह सकते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को क्या होता, स्वतंत्र होता है। पाकिस्तान जो है टू नेशन थ्योरी, जो जिन्ना की भाई थ्योरी थी कि हिंदू और मुसलमान बल्कि दो धर्म नहीं बल्कि जो दो देश हैं, इसलिए इनको अलग अलग बनना चाहिए, जो टू नेशन थ्योरी है। इसे देखोगे 14 अगस्त 1947 को देखोगे तो पाकिस्तान नाम का एक देश बनता है, और एक अगले दिन ही भारत की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, बोलिए करके याद रखना। देखो 1971 जब हो रहा था तो जो पाकिस्तान है, अभी जो पाकिस्तान है वो जो पाकिस्तान था, जो बांग्लादेश, इसको क्या बोला, इसको बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी दो पाकिस्तान नाम के देश बने थे। तो कह सकते हैं अभी जो पाकिस्तान है ये पाकिस्तान, ये देखोगे उर्दू बोलते हैं, इनकी सभ्यता संस्कृति बिल्कुल अलग है। और जो बांग्लादेश है ये भी है मुसलमान ही, लेकिन ये बंगाली हैं।
और बंगाली अस्मिता बहुत बड़ी थी। बंगाली अस्मिता, भाषा हमारी अलग है। तो पाकिस्तान के लोग क्या करते थे, जो बांग्लादेश वाले, इन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। ये लोग अगर आंदोलन कर देते थे, इनको मारते थे, पीटते थे। जो पाकिस्तान की सेना है इन लोगों पर बहुत अत्याचार करती थी। इसलिए क्या हुआ भाई, 1971 में लगभग कितने 40 लाख बंगाली जो लोग होते हैं, बांग्लादेश के लोग भारत में आ जाते हैं। भैया एक बात बताओ, भारत में अगर 40 लाख आदमी आकर के 1971 में आ जाएगा तो देश के लिए बड़ी समस्या थी। तो इंदिरा गांधी वहां पर एक्शन लेती हैं और कहती हैं, एक सेना भेज करके कह सकते हो कि जो पाकिस्तान की सेना जो कह सकते हो जो बांग्लादेश में थी उसको वहां पर हटाया जाता। लगभग वहां पर बोले जाते लगभग 90-91 हजार सैनिक क्या होते हैं, यानी अपना एक प्रकार से घुटने टेक देते हैं। तो वहां पर 1971 में बांग्लादेश क्या होता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। क्या बनता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। ठीक है, क्योंकि दोनों पाकिस्तानी थे, बाद में वो अलग बन जाता है। ठीक है, क्योंकि बंगाली अस्मिता देखो, अगर देखो पाकिस्तान भी एक मुसलमान है, मुस्लिम ही वहां पर भी है, लेकिन उर्दू बोलते हैं, लैंग्वेज उनकी अलग है, उनकी सभ्यता, संस्कृति, उनकी कल्चर बिल्कुल अलग है। बल्कि अगर बांग्लादेश के जो है वो भी मुसलमान, लेकिन उनकी लैंग्वेज को लेकर के बड़ा प्रॉब्लम है। यानी बंगाली अस्मिता बहुत ज्यादा थी। भाई हम बंगाली हैं, हम प्राउड बंगाली है, हम तुमको नहीं मानेगा। तो लोग कहते हैं भाई हम भी मुसलमान हैं, अरे तुम भी मुसलमान हो। लेकिन कह सकते हैं उन पर अत्याचार हुआ, क्योंकि बांग्लादेश जो है, जो बंगाली मुसलमान थे, वो पाकिस्तानी जो कह सकते हैं उनके साथ कभी जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि संस्कृति, सभ्यता या कल्चर है बिल्कुल अलग है। इस हिसाब से तो पाकिस्तान के जो लोग होते बांग्लादेशियों पर बहुत अत्याचार करते थे। जुल्म अत्याचार इतना होने लगा कि उनको भाई विद्रोह करना पड़ा। और उसी विद्रोह में कह सकते हैं जब 40,000 लोग हमारे देश में जाते हैं तो कह सकते हैं भारत सरकार, खास तौर से उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, तो इंदिरा गांधी को एक्शन लेना पड़ता है कि भाई 40 लाख लोग हमारे देश में आ गए हैं। तो इस समय देश के लिए भी कह सकती है एक असुरक्षा का माहौल था सिक्योरिटी को लेकर के। तो कह सकती है कि एक बड़ी कार्रवाई की जाती है, जिसमें जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जो पाकिस्तान की सेना उसको निकाला जाता है और बांग्लादेश से क्या होता है कि 71 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, इसमें अगर बताऊंगा समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी जो सेना भेजती। आगे अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका भी देखोगे तो श्रीलंका किसका गुलाम था, अंग्रेजों का एक उपनिवेश है श्रीलंका। ठीक है, लेकिन श्रीलंका में देखोगे वहां पर भी स्वतंत्रता आंदोलन चलता है। और बाद में जब ब्रिटेन की हालत बहुत, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबको पता कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन बिल्कुल कमजोर हो गया, तो ब्रिटेन के लोग उसको उपनिवेश बनाए हुए थे। ठीक है, बाद में उसको छोड़ करके चले जाए तो वहां पर भी स्वतंत्रता आंदोलन चलता है और बाद में वो आजाद हो जाता है। अगर हम श्रीलंका की बात करें, नेपाल की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। नेपाल भाई कभी गुलाम नहीं रहा है। ठीक है, नेपाल जल्दी गुलाम नहीं रहा। नेपाल में देखोगे स्वतंत्र ही हमेशा रहा, लेकिन वहां पर राजा थी या राजशाही चलती थी। ठीक है, अभी भी वहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, ये ज्यादातर देशों के, जैसे भारत की हमने बात की, पाकिस्तान की हमने बात की, बांग्लादेश की हमने बात की, श्रीलंका की हमने बात की, तो ज्यादातर देश जो है देखोगे तो ये गुलाम रहे। खास तौर से अगर देखोगे यूरोप के गुलाम रहे। अगर आप भाई भारत भी यूरोप के लोगों या ब्रिटेन का हम लोग ब्रिटेन के गुलाम रहे। ठीक है, पाकिस्तान भी गुलाम रहा, बांग्लादेश भी गुलाम रहा, श्रीलंका भी गुलाम रहा। तो यहाँ पर ज्यादातर स्वतंत्रता के मूवमेंट चले हैं। और इन देशों को लगभग अगर आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखो भारत को आजादी मिली, पाकिस्तान अलग देश बना, बांग्लादेश 1971 में बना या श्रीलंका बना, तो ज्यादातर देश क्या है, गुलाम थे। और बाद में यहां पर स्वतंत्रता आंदोलनों के जरिए यहां पर स्वतंत्रता या की स्थापना की गई। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 और बहुलवाद, नेक्स्ट चैप्टर समझ गए। अगर आप भारत को देखोगे तो भारत में क्या है, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं। क्या है हमारे देश में, क्या है, विविधता है। जैसे भाषा को लेकर के भाई हिंदी है, बंगाली है, भोजपुरी है या उड़िया है, कन्नड़ है, तमाम तरह की भाषाएं बोली जाती, विविधता यानी है। उसी प्रकार से अगर धर्मों की बात करोगे, भाई हिंदू है, मुसलमान है, ठीक है, जैन है, सिख है, पारसी हैं, इस प्रकार से बहुत सारे धर्म भी भारत में देखोगे। भाषा को लेकर के, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के अलग अलग प्रकार की भारत में विविधता है। उसी प्रकार से अगर आप या देखोगे उसी प्रकार से पाकिस्तान की बात करोगे तो वहां पर भी देखोगे भाषा को लेकर के विविधता हमें दिखाई देती। पाकिस्तान ज्यादातर लोग वहां पर जैसे सिंधी बोलते हैं कुछ लोग, आधा पाकिस्तान सिंधी, यानी ज्यादा जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पंजाब जो प्रांत था वहां पर पंजाबी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं। तो वहां पर भी भाषाई विविधता क्या है, अगर आप पाई जाती है। अगर देखेंगे भाषा विविधता को लेकर देखोगे तो जो अगर आप देखेंगे खास तौर से जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में अफगानी बोली जाती है, एक अलग प्रकार की भाषा है, लेकिन अफगानिस्तान के लोग उर्दू जानते हैं। तो पाकिस्तान में देखोगे तो
पाकिस्तान उर्दू बोली जाती है, उसके यानी उर्दू के साथ साथ पाकिस्तान में कौन सी पंजाबी बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है, क्योंकि सिंध जो है पाकिस्तान में गया है, ठीक है, इसलिए वहां पर सिंधी 2-3 लैंग्वेज है, ठीक है। या पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान तो है मुस्लिम देश, लेकिन वहां पर भी जैसे अहमदिया मुसलमान है, मुसलमानों में भी अगर आप देखोगे 2 ग्रुप हैं, ठीक है, तो जैसे शिया और सुन्नी को लेकर के है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे हिंदू में देखोगे तो हिंदू में जातियां हैं, या हिंदू धर्म जो है जातियों या वर्णों में बटा हुआ धर्म है। उसी प्रकार से अगर आप मुस्लिम में देखोगे तो क्या है, शिया और सुन्नी में बटा हुआ है, ठीक है। बंगाली में देखोगे तो बंगालियों में देखोगे तो बंगाली में हमें बहुत ज्यादा विविधता नहीं दिखाई दे, यानी बंगाल, खासतौर से मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो अस्मिता के रूप में एकजुट है। वैसे श्रीलंका में देखो, श्रीलंका में जो तमिल हैं उनको लेकर के काफी अच्छा विविधता हमें श्रीलंका में दिखाई देती है, तमिलों को लेकर के, या जो गैर तमिल हैं उनको लेकर के विविधता देखी तो श्रीलंका में भाषा को लेकर। तो देखोगे दक्षिण एशिया के जितने देश हैं भाई, धर्म को लेकर धर्म में बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे धर्म दक्षिण एशिया के जितने भी राष्ट्र हैं। उसी प्रकार से भाषा को लेकर के बात करोगे भाई, अलग अलग भाषा, जैसे भारत में कई प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, साउथ की अलग लैंग्वेज है, ठीक है, नॉर्थ की अलग लैंग्वेज है, ठीक है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। उसी प्रकार से अगर मैंने बोला पाकिस्तान में जाओगे तो अलग भाषा है, ठीक है, नेपाल में अलग कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। तो क्या है, भाषा को लेकर के दक्षिण एशिया में बहुत ज्यादा विविधता है, ठीक है। या धार्मिक बहुलता का मतलब समझते हो, जैसे भारत में बहुलता यानी कोई एक समुदाय ज्यादा संख्या में बढ़ गया। जैसे भारत में देखो तो भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, यानी क्या है, मेजोरिटी में है। हिंदू क्या है, भारत में देखोगे तो हिंदू क्या है, बहुलवाद है, यानी हिंदू मेजोरिटी में है, यानी 80% हिंदू है, 20% 18, 14, 15% के मुस्लिम है। उसी प्रकार से अगर पाकिस्तान को देखोगे तो पाकिस्तान में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी संख्या ज्यादा है, यानी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, बल्कि हिंदू 2-4% है। बांग्लादेश में देखोगे तो वहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा, खास तौर से बंगाली मुसलमान उनको बोलना, ठीक है, क्योंकि बंगाली अस्मिता वहां पर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पर मुसलमान भी हैं, ठीक है, लेकिन मुसलमान वहां पर ज्यादा है। हिंदू देखोगे बड़ी कम संख्या में। अगर श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका में अगर देखोगे तो वहां पर अगर मैं खास तो तमिल है या गैर तमिल को लेकर के विविधता हमें दिखाई देती है। भाषा को लेकर के देखोगे तो भाई अलग अलग प्रकार की भाषा बोली ही जाती है, जैसे मैंने इंडिया को लेकर बताया। उसी भाषा को लेकर पाकिस्तान में जैसे मैंने कौन कौन सी भाषा बताई है, एक तो उर्दू, पंजाबी, सिंधी एक खास तौर से पाकिस्तान में बोली जाती है। सिंधी, पंजाबी खूब बोलते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि जो भारत में पंजाब है, आधा पंजाब पाकिस्तान में है, आधा पंजाब भारत में है। तो भाई पाकिस्तान और पंजाब, पाकिस्तान में 5 प्रांत हैं, ठीक है। तो वहां पर 5 प्रांतों में अलग, जैसे बलूच है तो बलूची बोलते हैं, बलूच। अगर जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का जो इलाका है तो वहां पर बलूची भाषा बोली जा रही है। नेपाल की बात करो तो नेपाल में नेपाली लैंग्वेज बोल रही है, ठीक है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से जो ट्राइबल है उनकी भाषा अलग है। जैसे भारत में अगर आप देखोगे, जैसे अगर देखोगे हमारे जो अरुणाचल है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, तो वहाँ अलग प्रकार की भी देखो भाषाएं बोलती हैं। सामाजिक विविधता भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्या है, समाज को लेकर के अलग अलग प्रकार का समाज है, ठीक है। सामाजिक विविधता और आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक लिहाज से अगर आप देखोगे, जैसे भारत में देखोगे कुछ इलाके जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, भाई कुछ लोग बिल्कुल गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसी प्रकार से पाकिस्तान में देखोगे तो पाकिस्तान में भाई किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं, जनता भूखी मर रही है। उसी प्रकार से बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें तो आर्थिक असमानता भी बहुत ज्यादा है। भारत में भी आर्थिक असमानता है, पाकिस्तान में भी आर्थिक असमानता है, ठीक है। राजनीतिक बहुलवाद है, राजनीति में क्या है, बहुलवाद, यानी भाई जो राजनीति में चला गया उसका वर्चस्व बन गया है। अगर जैसे बात करूं भारत में देखोगे तो कई सारे राजनीतिक घराने हैं, जैसे लालू परिवार, या अगर देखोगे जैसे बहुत सारे परिवार हैं, राजनीतिक बहुलता है। तो पॉलिटिक्स को लेकर राजनीति एक प्रकार से दिखाई दे। तो बहुलता का मतलब समझते हो, जैसे मैंने बोला कि भारत में हिंदू जो है मेजोरिटी में है, उसी प्रकार से पाकिस्तान में चलोगे तो मुस्लिम मेजोरिटी में आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप श्रीलंका में जाओगे, श्रीलंका में जो तमिल है, तमिल मेजोरिटी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि बहुलवाद, यानी एक ही लोग जाना। अगर जैसे भाषा की बात करो तो भाषा में बहुलवाद कैसे, भाषा में देखो तो भारत में क्या है, हिंदी बोलने वालों की संख्या हमें ज्यादा दिखाई देती है। उसी प्रकार से देखो पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले या पंजाबी बोलने वाली की संख्या ज्यादा है, ठीक है। अगर आप देखोगे जैसे श्रीलंका में तमिल बोलने वाली की संख्या ज्यादा है, गैर तमिल कम है उतने। तो दक्षिण एशिया में विविधता बहुत ज्यादा, भाषा को लेकर के, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, ये विविधता यानी भिन्नता बहुत ज्यादा दक्षिण एशिया में क्या है, एक प्रकार से अलग अलग बहुत ज्यादा भिन्नता हमें दिखाई देती है, ठीक है। और कहीं कहीं पर देखोगे, कहीं पर हिंदू ज्यादा हो गए, कहीं पर मुसलमान ज्यादा हो, कहीं पर देखोगे तमिल ज्यादा हो गए हैं। इस प्रकार से बहुलवाद भी दिखाई देता है, यानी कहीं पर कोई समुदाय
कैसे अल्पसंख्यक में चला जाता है, कहीं वही समुदाय अगले देश में क्या बहुसंख्यक चला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, विविधता। ठीक है, विविधता हमें दक्षिण एशिया में दिखाई देती है। विविधता यानी जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, भाषा को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, ठीक है, या आर्थिक में देखोगे तो विविधता यानी भिन्नता। और बहुलवाद को हम कह सकते, बहुलवाद का मतलब होता है कि कहीं पर एक भाषा को बोलने वाले लोग ज्यादा हैं तो दूसरी भाषा जो बहुत कम लोग बोलते हैं, कहीं पर देखोगे हिंदू लोग ज्यादा हैं तो कहीं मुस्लिम ज्यादा हैं, कहीं पर देखोगे हिंदी बोलने वाले ज्यादा, कहीं पर अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा। जैसे पाकिस्तान में देखोगे, जैसे अगर मैंने बोला कि जैसे अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में देखोगे वहां पर अफगानी भाषा जो है बोलने वाले ज्यादा है, बल्कि उर्दू बोलने वाले बहुत कम है, हिंदी नहीं समझते वो लोग। ठीक है, इस प्रकार से क्या बहुलता है। पूरे दक्षिण एशिया में देखोगे तो जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, कास्ट को, जैसे भारत में जातिवाद है, उसी प्रकार से जैसे मैंने बोला कि हिंदू धर्म में जातिवाद है कि भाई हिंदू धर्म पूरा जातियों में बटा हुआ, उसी प्रकार से अगर मुसलमानों को देखो तो मुसलमान भी जो शिया और सुन्नी में समाज बटा हुआ, उसी प्रकार से तमिलों देखो वो भी बटा हुआ हमारा समाज दिखाई देता। तो इसी को बोलते हैं बहुलता, विविधता या बहुलवाद, यानी एक मेजोरिटी में है और दूसरा माइनॉरिटी में चला जाता है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, हेलो, देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या, चैप्टर नंबर 4 क्या है, भारत पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में राजनीतिक संरचना और प्रक्रियाएं। ठीक है, बोलिए। और में देखो जैसे भारत पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में, तो भारत में संवैधानिक स्थिति क्या है। भारत में अगर आप देखोगे तो हमारा एक संविधान है और संविधान के जरिए क्या होता है, पूरा देश चलता है। ठीक है, उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। श्रीलंका का भी संविधान है। ठीक है, यानी इनका क्या है, ज़्यादातर देशों के दक्षिण एशिया में देखोगे संविधान है और संविधानों के जरिए पूरी चीज़ें। ठीक है, की स्थिति में हम बात करेंगे कि अगर आप देखेंगे तो भारत में है, यानी सुनिए, संवैधानिक स्थिति में बताया जाता है कि दक्षिण एशिया में जैसे पाकिस्तान है, भारत है, यहाँ पर देशों में देखें क्या करें में अगर हम संवैधानिक स्थिति की बात करें तो जैसे भारत की बात को, तो भारत में धर्मनिरपेक्षता है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो साउथ एशिया में देखोगे तो ज़्यादातर जो देश हैं संप्रभु हैं, ज़्यादातर इंडिपेंडेंट देश हैं, संप्रभु हैं। ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र है या गणराज्य है, हमें दिखाई देते हैं। अरे बोलिए, बोलिए मत, हेलो। तो दक्षिण एशिया में जो संवैधानिक स्थिति जैसे एक संप्रभु है, तो दक्षिण एशिया में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। भारत में जैसे आप देखोगे धर्मनिरपेक्षता है। इन चीज़ों को क्या किया गया है, संवैधानिक स्थिति हमारी ऐसे समाजवाद या राजनीतिक चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप दक्षिण एशिया में देखेंगे तो सबसे मजबूत भारत में देखो, भारत के संविधान पर देखोगे तो 1935 का जो अधिनियम है इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और भारत जो 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को लागू करता है, जिसमें BR अम्बेडकर का एक बड़ा योगदान दिखाई देता है। भारत में अगर आप देखेंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो है सरकार की एक बड़ी शक्तियों के रूप में हम इनको क्या करते हैं, परिभाषित किया जाता है। भारतीय संविधान को देखोगे तो संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्र है। इस प्रकार से हमारा संविधान है। ठीक है, इंडिया जिसे भारत के नाम से जाना जाता है, राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा। तो यानी हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारी क्या है, डेमोक्रेसी है, साथ में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली देखेंगे तो हमारी राज्य सरकारें होती हैं तथा हमारी केंद्र सरकारें भी क्या होती हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 1956 से लेकर के 1956 और 1962 में संवैधानिक वांछित राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने में विफल रहा। दोनों अल्पकालिक थे। मार्शल लॉ, अगर देखो पाकिस्तान में जो राजनीति है बार बार अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है बार बार क्या होती है, वो चेंज होती रहती है, उसमें हमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, कभी मार्शल लॉ आ जाता है, कभी सैनिक। अगर आप देखेंगे तो जो सेना है, सेना का वर्चस्व हमें क्या है, वहां पर ज्यादा दिखाई देता। बार बार जो सेना है, जो चुनी हुई सरकार है, बार बार उस चुनी हुई सरकार को क्या कर देती है, अपदस्थ कर देती है, उसको हटा देती है। ठीक है, बार बार अगर आप देखेंगे तो उसको हटा दिया जाता है। देखोगे 1973 में पाकिस्तान के वर्तमान संविधान ने इस्लाम को, भैया पाकिस्तान जो है कब 1973 में पाकिस्तान ने इस्लाम को अपना लिया था, यानी पाकिस्तान एक प्रकार से शरीयत को मानता है। पाकिस्तान कब 1973 में इस्लामिक राष्ट्र या कह सकते मुस्लिम राष्ट्र बना। ठीक है, और पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे जैसे दो असेंबली होती है, जैसे पाकिस्तान में दो सदन है, एक तो नेशनल असेंबली है, दूसरा सीनेट है। जैसे हमारे यहाँ पर देखोगे जैसे संसद में एक लोकसभा है, उसी प्रकार से हमारी राज्यसभा होती है। तो पाकिस्तान में क्या होती है, दो असेंबली के दो सदन है, एक नेशनल असेंबली, दूसरा क्या होती है, हमें यहाँ पर सीनेट दिखाई देती है। पाकिस्तान में देखोगे तो पाकिस्तान में संघ है, जैसे पाकिस्तान में भी अगर आप देखेंगे जैसे भारत में एक केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकारें होती है, उसी प्रकार से पाकिस्तान में देखोगे तो वहां पर भी एक केंद्र सरकार होती है, बाकी राज्य सरकारें। पाकिस्तान में 5 सूबे हैं, जैसे पंजाब है, सिंध है,
या खैर बख्तून है, बलूचिस्तान है, ये चीज़ 5 उसमें शामिल हैं। जैसे हमारे यहाँ पर 28 राज्य हैं, उसी प्रकार से पाकिस्तान में क्या भाई 5 राज्य हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जैसे देखिए कि बांग्लादेश की एक बात करूँ तो बांग्लादेश में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश संविधान का सर्वोच्च कानून है। यह गणतंत्र को मौलिक और मानवता स्वतंत्रता न्यायपालिका, वहां पर भी जैसे भारत में अगर आप देखेंगे वैसे उसी प्रकार से बांग्लादेश में जो संविधान है उसको भी हम सर्वोच्च मानते हैं। अगर अधिकारों की बात करोगे तो देखोगे चाहे भारत हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, सभी जितने भी देश हैं अपने नागरिकों को क्या देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं। स्वतंत्रता संबंधी जो अधिनियम है वो सारी चीजें हमें क्या होती है यहाँ पर हमें मिलती हुई दिखाई देती है। जैसे देखोगे सुनवाई का अधिकार है, कानूनी अधिकार है, सभी को ज्यादा से ज्यादा क्या दिए हैं अधिकार, या वहां पर हमें राइट्स मिले हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में देखोगे तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं इन चीजों को महसूस किया है। भारत में देखोगे दूरदर्शी नेताओं ने इस सारी चीजें किसी प्रकार से हमने उसको शामिल किया है। देखो भारतीय संविधान में देखोगे जैसे फंडामेंटल राइट हैं, मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। उसी प्रकार से पाकिस्तान का संविधान, उसमें भी वहां पर नागरिकों को कई सारी राइट दिए हैं। बांग्लादेश का संविधान भी अपने नागरिकों को अधिकार देता है। तो देखोगे यहाँ पर जो अधिकारों की स्थिति है तो यहाँ की जो सरकारें या संविधान है उसके जरिए नागरिकों को भी कई प्रकार के अधिकार दिए गए। जैसे भारत में देखोगे तो 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर सरकारों को देखोगे तो सरकारें ज्यादा से ज्यादा क्या करती हैं, नागरिकों के लिए क्या करती हैं, तमाम तरह के चीज़ों को चलाती हैं। जैसे सरकारी सेवाएं, जैसे एजुकेशन है या हेल्थ सेक्टर है, इनमें सभी प्रकार से हमें क्या होता है वो चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। जैसे न्यायपालिका की बात करें तो भारत में देखोगे न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है। जैसे लोकसभा न्यायपालिका में अगर आप देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देती है, निष्पक्ष न्यायपालिका है। पाकिस्तान में जैसे भारत की न्यायपालिका है उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी न्यायपालिका है। जैसे हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। चाहे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भारत है, ठीक है, या पाकिस्तान है, यहाँ पर न्यायपालिका जो है उसको अलग रखा गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की क्या की गई है, स्थापना की गई है। जैसे भारत में क्या है, न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, वो कोई भी फैसले सुना सकती, कोई भी चीजें कर सकते हैं। इस प्रकार से न्यायपालिका को भी क्या है, एक पार्ट के रूप में अधिकार दिए गए न्यायपालिका में। तो पाकिस्तान में भी उसी प्रकार से, लेकिन पाकिस्तान में शरीयत को मान्यता मिली है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे चुनाव आयोग, देखो भारत में देखोगे तो भारत में जो इलेक्शन होते हैं उसमें चुनाव आयोग जो है उसकी एक बड़ी भूमिका दिखाई देती है। उसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन, जैसे पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है, श्रीलंका में भी चुनाव आयोग की स्थापना की गई। तो जिसके जरिए क्या होता है कि जो इलेक्शन है उसको करवाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप मीडिया को देखेंगे तो चाहे भारत हो, यहाँ पर मीडिया एक क्या है देखोगे तो चौथा स्तंभ हम जिसको बोलते हैं मीडिया की भी क्या होती है, बड़ी भूमिका दिखाई देती है। मीडिया जो लोगों की बातों को ला करके रखता है। मीडिया को अगर देखोगे तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव यहाँ पर हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। इंटरनेट आधारित नई मीडिया ने सरकारी संस्थानों के संचालन के लिए राजनीतिक नेताओं को संवाद करने के तरीकों में नागरिक जुड़ाव, यानी मीडिया क्या करती है, आम लोगों को और आम लोगों की जो समस्याएं होती है उसको सरकार तक पहुंचाने का क्या करती है, काम है, या उसके जरिए चीज़ों को पहुंचाने का। चाहे पाकिस्तान में देखो कि मीडिया की एक बड़ी भूमिका है वहाँ की डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के लिए। भारत में देखो तो मीडिया की एक हमें बड़ी भूमिका दिखाई देती है। उसी प्रकार से दक्षिण एशिया के जितने देश हैं वहाँ पर जो मीडिया है, अखबार है, न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, इनकी एक बड़ी भूमिका रही है। चैप्टर नंबर 5 में अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका और मालदीव में राजनीतिक प्रक्रियाएं क्या हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो श्रीलंका और मालदीव की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। श्रीलंका में अगर आप देखोगे, श्रीलंका में जो है, श्रीलंका एक छोटा सा द्वीप है, ठीक है। श्रीलंका यानी समुद्र में एक द्वीप है जिसकी जो आबादी लगभग 22 मिलियन है, जो भारतीय प्रायद्वीप में दक्षिण पूर्व से 30 किलोमीटर स्थित है। श्रीलंका को एशिया का महासागरीय कॉकपिट माना जाता है क्योंकि यह एक प्रवेश बिंदु है, ठीक है। श्रीलंका में अगर राजनीति की बात करोगे तो श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र, यानी श्रीलंका जो है 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका में वर्तमान राजनीतिक संरचना में देखोगे तो तीसरे संविधान द्वारा निर्देशित है जो 1978 में अधिनियम, यानी श्रीलंका में भी क्या है, एक संविधान है जिसके जरिए वहां पर संविधान के जरिए सरकार को चलाया जाता है। अगर राजनीति की बात करोगे तो राजनीति का संचालन श्रीलंका, तो श्रीलंका में अगर आप देखोगे तो वहां पर राष्ट्रपति जो है रहता है, राष्ट्रपति को सबसे ज़्यादा अधिकार दिए गए। वहां पर देखोगे तो संसद है या उसके जरिए राष्ट्रपति को कई सारे अधिकार मिले हैं, ठीक है। संविधान के जरिए शासन किया जाता है श्रीलंका में। उसी प्रकार से जो हमारा दूसरा पार्ट है
श्रीलंका में जैसे राजनीतिक प्रक्रियाएं, तो श्रीलंका में देखोगे तो कई बार सरकारें चेंज होती रहती हैं। श्रीलंका में अगर आप देखेंगे तो जातीय संघर्ष हमें वहां पर ज़्यादा दिखाई देता है, कट्टरवाद हमें ज़्यादा दिखाई देता है। श्रीलंका में जो कुलीन वर्ग है, जो पैसे वाले लोग हैं, इनका वर्चस्व हमें राजनीति में ज़्यादा दिखाई देता है। जो सिंघली हैं, जैसे वहाँ पर तमिल हैं और सिंघली जो हैं, इनका प्रभुत्व हमें ज़्यादा दिखाई देता है श्रीलंका में। अल्पसंख्यकों को जो अलग थलग कर देती है, ठीक है। श्रीलंका में देखोगे तमिल कई बार बगावत कर देते, तो तमिलों ने कई बार, श्रीलंका को देखोगे तो श्रीलंका ने बौद्ध धर्म को माना है। बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या क्या है, हमें श्रीलंका में ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है। श्रीलंका में देखो कट्टरवाद का उदय हुआ। श्रीलंका में देखोगे कट्टरता हमें ज़्यादा दिखाई देती, खास तौर से तमिल कट्टरपंथी जो आंदोलन हुए थे, तमिल और सिंघली जो है, इनमें कट्टरता है, यानी धर्म को लेकर के श्रीलंका में हमें कट्टरता दिखाई देती है, ठीक है। जो सिंघली जो है ये एक प्रकार से उग्रवादी हैं, ठीक है, जो कह सकते हो कि सरकार को बार बार हटाने का या कह सकते अपने बातें मनवाने का कई बार ये प्रयास करते रहते हैं श्रीलंका को लेकर के, ठीक है। तो इसमें श्रीलंका मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकता है। तमिल आतंकवाद, तमिल समुदाय की वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिए राज्य द्वारा असंवेदनशील रहा, जिसने निराशा और कट्टरपंथी श्रीलंकाई तमिल युवाओं द्वारा हथियारों का सहारा लेना पड़ा। तो श्रीलंका में देखोगे वहाँ के बार बार मैंने एक चीज बोला था कि श्रीलंका में हमें जातीय संघर्ष या श्रीलंका में गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई, यानी श्रीलंका में देखोगे तो वहां के जो लोग हैं वह सरकार के खिलाफ बगावत कर देते हैं या आतंकवाद जो यानी कह सकते आपस में देखोगे तो लड़ रहे हैं, ठीक है। यानी वहां पर वहां के जो युवा हैं या जो कट्टरपंथी हैं, उन्होंने एक प्रकार से बंदूक या हमें संघ यानी हिंसात्मक संघर्ष ज्यादा दिखाई देता है, खासतौर से श्रीलंका के लिहाज से अगर आप देखेंगे। जैसे वहां पर लिट्टे ग्रुप है जो बार बार दंगों को और तमिल उग्रवाद हमें वहां पर ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। श्रीलंका वाला जो पार्ट है इसमें मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाना, ठीक है। श्रीलंका में अगर आप देखो इस्लामिक उग्रवाद हमें दिखाई देता है कि मुसलमानों के खिलाफ एक प्रकार से उग्रवादी सोचें हमें ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है, इस्लाम को लेकर के, यानी इस्लामिक उग्रवाद भी श्रीलंका में हमें ज़्यादा दिखाई देता है, यानी मुसलमानों को लेकर के एक प्रकार से वहाँ पर कट्टरवाद ज़्यादा है श्रीलंका में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर का चैप्टर नंबर 6 क्या है, अफगानिस्तान, भूटान तथा नेपाल में राजनीतिक संरचनाएं। तो इसमें अगर आप देखोगे अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिएगा सबसे पहले अगर मैं बात करूं जैसे अफगानिस्तान की बात करूं तो अफगानिस्तान में कुछ समय तक आपने देखा होगा कि वहां पर लोकतंत्र था, ठीक है, डेमोक्रेसी थी, वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव किया गया था। लेकिन बीच में देखोगे अफगानिस्तान में क्या हो गया है कि वहां पर फिर एक बार से तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया। लगभग लंबे समय तक देखोगे वहां पर पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की जो पाकिस्तान बोला हूं, अगर देखोगे तो वहां पर अमेरिका की सेनाएं पड़ी हुई थी, ठीक है। अमेरिका लंबे समय तक देखोगे वहां पर बार बार वहां पर हटाने का उन्होंने प्रयास किया है। वहां के जो कट्टरपंथी थे या तालिबान थे, तालिबानियों को हटा करके वहां पर लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की स्थापना की बात हुई। लेकिन देखोगे फिर आप तालिबान का कब्जा होगा। भूटान को देखो, अगर मैं भूटान की बात करूं तो भूटान में राजशाही है। क्या है भूटान में? राजशाही, यानी वहां पर राजा शासन करता है। नेपाल में देखो तो नेपाल में क्या लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यानी वहां पर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। वहां पर प्रधानमंत्री होता है जो जनता के द्वारा चुनकर या इलेक्टेड होकर के आता है। नेपाल में भी पहले राजशाही थी, यानी राजा ही होता था, राजा का चुनाव ही किया जाता था। लेकिन अब अगर मैं नेपाल की बात करूं तो नेपाल में हमें क्या दिखाई देता है कि नेपाल में लोकतंत्र आ गया है, यानी वहां पर हमें चुनी हुई सरकार दिखाई देती है। भूटान में हमें राजशाही दिखाई देती है, लेकिन फिर भी भूटान में देखोगे राजशाही भी है और वहां पर देखोगे तो राष्ट्रपति भी होते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान की बात करूं तो अफगानिस्तान में अभी वहां पर लोकतंत्र या डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं वहां पर तालिबान ने क्या कर रखा, अपना कब्जा जमा रखा। लंबे समय तक वहां पर देखोगे अमेरिका की सेनाएं पड़ी हुई थी, बाद में अमेरिकी जो सेनाएं हैं वहां से हट गई हैं। अब वहां पर तालिबान ने पूरा तरीके से क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। पूरा जो अफगानिस्तान हुआ तालिबान के कब्जे में है। जैसे वहां पर देखोगे महिलाओं को किसी प्रकार के अधिकार नहीं, महिलाओं को किसी प्रकार का जो राइट्स हैं हमें वहां पर नहीं दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा, चैप्टर नंबर 7। अगर चैप्टर नंबर 7 देखोगे मानव विकास और क्षेत्रीय संतुलन, देखोगे अगर मैं दक्षिण एशिया की बात करूं तो दक्षिण एशिया में जो मानव विकास है यानी ह्यूमन इंडेक्स जो है, तो ह्यूमन इंडेक्स हमें बहुत कम दिखाई देता है। क्योंकि अगर आप दक्षिण एशिया में देखोगे, जैसे भारत को देखोगे तो यहाँ पर मानव विकास बहुत कम है, भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी हमें इंडिया में तो आप देखते हो हमें बहुत कम, ह्यूमन जो डेवलपमेंट है काफ़ी कम है। उसी प्रकार से पाकिस्तान में देखोगे तो बेरोजगारी है, भुखमरी है, महंगाई हमें दिखाई देती है। यही दक्षिण एशिया के जो ज़्यादातर देश हैं वहाँ पर जो मानव विकास है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, ये सभी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफ़ी हमें पीछे दिखाई देते हैं।
क्षेत्रीय असंतुलन हमें दक्षिण एशिया में ज़्यादा दिखाई देता है, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के, ठीक है। असंतुलन बहुत ज़्यादा, कहीं किसी इलाके में देखोगे तो वहाँ पर पानी की समस्या है, कहीं पर खाने की समस्या है, खाद्यान्न, भुखमरी, इस प्रकार की समस्याएं जो हैं दक्षिण एशिया में हमें ज़्यादा दिखाई देती। अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत में अगर जो ह्यूमन इंडेक्स की बात करूँ तो भारत भी काफ़ी निचले पायदान पर हमें दिखाई देता है। लेकिन उसी प्रकार से जैसे श्रीलंका की बात करोगे या बांग्लादेश को देखोगे या नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, इनको अगर मैं बात करूँ तो ये भी मानव विकास और क्षेत्रीय असंतुलन से लंबे समय से गुजर रहे हैं। यानी जैसे क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब समझते हो, अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे देखोगे भारत की देखोगे तो भारत में कुछ जो क्षेत्र हैं मैदानी भाग हैं, कुछ क्षेत्र हैं जो पहाड़ी भाग हैं, कुछ क्षेत्र है जो रेगिस्तान का इलाका है, यानी क्षेत्रीय असंतुलन हमें दिखाई देता। उसी प्रकार से अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में भी हमें क्षेत्रीय असंतुलन दिखाई देता। अफगानिस्तान में तो वहां पर भी क्षेत्रीय असंतुलन है, ठीक है। श्रीलंका में हमें क्षेत्रीय संतुलन दिखाई देता है। अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग वहां पर क्या करते हैं, क्षेत्र निवास करते हैं। तो क्षेत्रीय, कहीं पर संसाधन ज़्यादा है, कहीं पर रिसोर्स ज़्यादा है, कहीं पर बिल्कुल भी रिसोर्स नहीं है। जैसे इंडिया की बात करो तो कुछ राज्यों में हमें यहाँ पर रिसोर्स है, संसाधनों की कमी हमें दिखाई देती है, जैसे पेट्रोलियम है, इसकी ये इस प्रकार के संसाधन अगर देखेंगे तो हमें ज़्यादा नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। कहाँ पर, दक्षिण एशिया में, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे दक्षिण एशिया में जैसे टेक्नोलॉजी बहुत कम पहुंची है, ठीक है, ज्ञान विज्ञान का संचार उतना नहीं हुआ। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करो, जैसे भारत है, अगर भारत को डिफेंस में कुछ खरीदना है या सैन्य में कुछ खरीदना है तो हम क्या दूसरे देशों से खरीदते हैं, ठीक है। उतना ज़्यादा अगर आप देखेंगे जो डिफेंस के मामले में देखेंगे तो हम उतना ज़्यादा बेहतर नहीं बन पाए हैं, ठीक है। तो भारत में देखोगे तो जो मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, सभी देश अगर देखोगे, भारत की बात करूं, नेपाल की बात करूं, भूटान की बात करूं या श्रीलंका की बात करूं तो बहुत सारे लोग पिछड़े हैं और क्षेत्रीय असंतुलन हमें यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता है दक्षिण एशिया में, ठीक है। उनका सिंपल सा मतलब होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में विविधता यानी भिन्नता बहुत ज़्यादा। कहीं पर देखोगे तो पानी की समस्या है, कहीं पर अलग समस्या है, कहीं पर देखोगे जंगल है तो कहीं पर जंगल ही नहीं है, कहीं पर देखोगे रहने के लिए ठीक है तो कहीं पर पहाड़ी है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर अलग अलग प्रकार की समस्याएं, कठिनाई, इसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय असंतुलन, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में क्या, माइग्रेशन या प्रवास। देखिएगा अगर मैं बात करूं भारत में क्या माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। देखो आप लोग देखते होंगे ना कि जैसे यूपी बिहार से काफ़ी लोग बड़ी संख्या में क्या करते हैं, रोजी रोटी की तलाश में क्या होते हैं, दिल्ली मुंबई बड़े शहरों में जाकर के बसते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं बात करोगे जैसे इंडिया की बात करो तो इंडिया के जो लोग होते थे, आप सबको पता कि जैसे हम लोग यूरोप में जाकर के बसते थे। आप सबने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं जैसे भारत से देखोगे तो कहाँ पर जाते थे, यूरोप में जाते थे, बहुत सारे लोग अफ्रीका जाते थे। तो यानी अगर दक्षिण एशिया में देखोगे तो माइग्रेशन एक प्रकार से इसको सकारात्मक भी माना जा सकता है। माइग्रेशन का मतलब तो पलायन, ठीक है। तो देखोगे बहुत सारे लोग आज भी देखोगे पढ़ाई लिखाई के लिए देश छोड़ करके जा रहे हैं। तो बहुत समय पहले भी, आज की बात नहीं, माइग्रेशन भारत की समस्या है। पाकिस्तान में भी माइग्रेशन अच्छी खासी लेवल पर होता है। तो ये जो दक्षिण एशिया के जितने देश है, अरे जैसे मान लो भाई किसी को अगर एजुकेशन शिक्षा नहीं मिल रही तो उसको लग रहा है कि मुझे चीन जा करके या मुझे अमेरिका जा करके या मुझे ऑस्ट्रेलिया जा करके पढ़ने के लिए अच्छी सुविधाएं मिल सकती है, तो क्या लोग देश छोड़कर चले जाते हैं। जैसे आप सबने देखा कि यहाँ पर आईटी सेक्टर है, जो जी बड़ी बड़े जैसे आईआईटी में लोग पढ़ते हैं तो कहाँ जा करके, ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहे हैं, अमेरिका में जा करके काम करते हैं। तो माइग्रेशन क्या है, बड़ी समस्याएं, तो माइग्रेट ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर मैं भारत की बात करूँ, आपने देखा कि माइग्रेशन एक प्रकार से होता है कि पलायन कर जाना, छोड़ करके लोग जा रहे हैं। जब जैसे भारत को देखोगे तो भारत में क्या, जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, वहाँ के काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हम क्या देखते हैं कि आते हैं। जैसे देशों के अंदर भी पलायन हो रहा है या उस देश के लोग दूसरे देशों में भी जाते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि आज हमारे देश के लोग जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जितने बाकी आईआईटीएन हैं, क्या कहाँ दूसरे देशों में चले जाते हैं, विदेश में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं या वहीं जाकर के नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर संसाधन, सुख सुविधा जो या सैलरी है उनको वहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान में भी जो पढ़ा लिखा तबका है या पाकिस्तान में जिसके पास पैसा हो तो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता, बल्कि वो भाग जाते हैं, वो जाकर के सऊदी अरेबिया में या देखो दुबई में वो लोग रहते हैं। उसी प्रकार से श्रीलंका में देखोगे तो श्रीलंका में भी काफ़ी पलायन होता है। श्रीलंका के लोग भी होते हैं, वहाँ पर भी क्या होते हैं, निकल करके जा करके दूसरे देशों में लोग रह रहे हैं। तो उसी प्रकार से जैसे हमारा देश जब था तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ब्रिटेन जाते थे, यूरोप जाते थे या अफ्रीका महाद्वीप में जाकर के लोगों ने निवास किया। किस लिए, खाने पीने के लिए, रोटी रोजगार के लिए या सुख सुविधाओं के लिए माइग्रेशन हमें वहां पर ज्यादा दिखा है। तो प्रवासन जो है, अगर देखो दक्षिण एशिया में अगर देखोगे तो प्रवासन क्यों हो रहा, माइग्रेशन क्यों हो रहा, तो माइग्रेशन का कारण क्या है, तो यहां पर देखोगे बेरोजगारी है, भुखमरी है,
ठीक है। इस प्रकार की समस्याएं हैं, खाद्यान्न की कमी है, तो लोग कह सकते हैं सुख और सुविधाओं की तलाश में क्या करते हैं, एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान तक जाते हैं। भारत में भी माइग्रेशन, बड़ी संख्या में पलायन होता है, भारत के लोग भी देश छोड़ करके दूसरे देशों में जा रहे हैं। उसी प्रकार से पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, यहां पर भी बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। यहां के लोग भी अमेरिका, यूरोप, या कह सकते ऑस्ट्रेलिया, या कह सकते दुबई, या बहुत सारे लोग देखोगे कनाडा वनाडा जाकर के लोग बसते हैं, ताकि वहां पर जाकर के उनको ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं या आय आराम मिल रहा है, या उनको काम मिल रहा है, या वहां पर उनको नौकरी, जैसे यहाँ पर कोई नौकरी करेगा तो उसको सैलरी कम है, तो भाई अगर कोई विदेश में, जैसे मान लो किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई करके IITian है, जितने देखोगे जितने इंजीनियर होते हैं ज्यादातर इस देश में नौकरी नहीं करना चाहते हैं, इस देश में रहना नहीं चाहते हैं, या उनको लगता है कि यहाँ पर उनको ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, या उनको अवसर उतना है या उतना ज्यादा उनको मिलेगा नहीं, इसलिए कहते हैं वो देश छोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो माइग्रेशन जो है कह सकते हैं दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ का जो पढ़ा लिखा तबका है या जो उन्नत लोग हैं वो दूसरे देशों में चले जा रहे हैं ना भाई। जैसे यहाँ पर किसी ने डॉक्टरी पढ़ी है तो यहाँ पर डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता है, ठीक है, वो जाकर के विदेश में नौकरी कर रहा है। जैसे यहाँ पर कोई इंजीनियर है तो यहाँ पर काम ही नहीं करना चाहते वो लोग, तो इससे क्या होता, जो कोई भी देश होता है उसका बहुत ज्यादा घाटा होता है, क्योंकि वहां के जो बेहतर लोग हैं वो किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, ठीक है, ताकि वहां भी देखो, जैसे भारत में देखोगे, जैसे अगर देखो आप जितनी भी कंपनी उठा कर देखो, जैसे फेसबुक है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इसके ज्यादातर जो CEO कौन है, इंडियन है, या जैसे बड़ी बड़ी जो अगर आप देखो न्यूज एजेंसी हैं, जैसे CNN है, BBC है, इसमें भी अगर आप देखोगे तो ज्यादातर लोग हमें कैसे दिखाई देते हैं, इंडियन दिखाई देते हैं ना। तो भाई जो इंडिया का पढ़ा लिखा तबका जो है दूसरे देशों में जाएगा, तो इंडिया में देखोगे तो बेरोजगारी या यहाँ पर उतना ज्यादा डेवलपमेंट या विकास नहीं हो पाएगा। तो माइग्रेशन देखोगे तो माइग्रेशन के कारण क्या है, आर्थिक आधार पे भी माइग्रेशन होता, माइग्रेशन जो होता है भाई आर्थिक लेवल पर होता है, दूसरा राजनीतिक लेवल पर भी, समाज के लेवल पर भी माइग्रेशन होता है। जैसे भाई भारत में देखोगे, जैसे मान लो कोई मुस्लिम व्यक्ति है, मुसलमान है, अगर उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा तो क्या वह किसी मुस्लिम कंट्री में चलेगा। उसी प्रकार से आपने देखा कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो हिंदू समुदाय है उसके साथ क्या बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार होता है या उनको साथ शोषण होता है, तो लोग क्या पाकिस्तान छोड़ करके भारत में आ जाते हैं। या देखा होगा कि जैसे मैंने बोला ना कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जो बंगाली थे उनके साथ शोषण दमन होता तो भारत में आकर के चले जाते हैं। तो माइग्रेशन होता है कि जब हम आर्थिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे या सामाजिक आधार पे क्या करते हैं, अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चले जाते। पलायन बहुत ज्यादा हो रहा अगर आप पूरे साउथ एशिया का देखेंगे, ठीक है। पर्यावरण और विकास, ठीक है, अगर आप देखोगे दक्षिण एशिया में पर्यावरण को लेकर के और विकास के लेकर के काफी काम हो रहा है, इन्वायरमेंट को लेकर के। दक्षिण एशिया में देखोगे जैसे भारत है, भारत कई प्रकार से प्रयास कर रहा ताकि जैसे अगर आप देखोगे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के अगर आप इंडिया की बात करोगे तो हम पर्यावरण को लेकर के डेवलपमेंट को लगातार प्रयास करें। दक्षिण एशिया के जितने देश हैं, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, इन्वायरमेंट को लेकर के हम काफ़ी सशक्त हैं, यानी इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को बचाने के लिए या डेवलपमेंट को करने के लिए दक्षिण एशिया के जितने देश हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हों, इसके लिए देखो आपस में सहयोग भी कर रहे हैं, आपस में सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर करने का प्रयास भी किया जा रहा है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। जैसे तो बार बार आपने देखा कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो बार बार क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है या पर्यावरण को बचाने के लिए हमें मुहिम, यानी देखो जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को कोई एक देश नहीं बचा सकता या पर्यावरण को, तो पर्यावरण जो है एक इंटरनेशनल इशू बन गया है। और दक्षिण एशिया के जितने देश हैं जब ये सभी एक साथ आएंगे और पर्यावरण को बचाने के लिए काम करेंगे, पर्यावरण को तभी बचाया जा सकता है। अगर डेवलपमेंट की बात करो, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, ये लगातार डेवलप हो रहे हैं, विकास के लिए अलग अलग योजना चला रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि दोस्त क्या हो सकें, डेवलप हो सकें या, ठीक है। देखिएगा चैप्टर नंबर 10 क्या है, दक्षिण एशिया में सशस्त्र संघर्ष, ठीक है। अगर आप देखेंगे दक्षिण एशिया में क्या संघर्ष बहुत ज़्यादा है। अगर दक्षिण एशिया में देखोगे जैसे भारत और पाकिस्तान को देखोगे तो यहाँ पर एक प्रकार का संघर्ष था। जैसे अगर देखोगे दक्षिण एशिया में धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा संघर्ष है, जैसे हिंदू और मुसलमान में लेकर के बहुत ज़्यादा संघर्ष है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे दक्षिण एशिया में कौन कौन से, जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर के एक डिबेट का इशू बना हुआ, जम्मू कश्मीर को लेकर के भारत अपना दावा दर्ज करता है, पाकिस्तान अपनी बातें करता है। उसी प्रकार से देखोगे जो संघर्ष यानी संघर्ष बहुत ज़्यादा, जैसे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इन चीज़ों के नाम पर हमें जो संघर्ष है वह हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। संघर्ष ज़्यादा इशू, सशस्त्र संघर्ष होता है दक्षिण एशिया में। अगर आप देखोगे जैसे देखो पाकिस्तान में देखोगे तो वहाँ पर एक प्रकार से संघर्ष बहुत ज़्यादा दिखाई देता है,
ठीक है। पाकिस्तान में देखो शिया और सुन्नी को नाम पर लेकर के संघर्ष हमें ज़्यादा दिखाई देता। अगर भारत को देखोगे तो भारत में भी कई प्रकार से संघर्ष है। जैसे भारत और पाकिस्तान में लेकर के कौन संघर्ष है, जम्मू कश्मीर को लेकर के, ठीक है, संघर्ष हमें ज़्यादा दिखाई देता। उसी प्रकार से देखोगे तो भारत में देखोगे जैसे यहाँ पर भापका है या माओवादी संघर्ष हमें ज़्यादा दिखाई देता है। उत्तर भारत के जो राज्य हैं यहाँ पर भी अभी देखो मणिपुर में हिंसा हो रही ना, मणिपुर में किस प्रकार से हिंसा हो रही, तो यहाँ पर भी सशस्त्र संघर्ष है हमें। पाकिस्तान में देखो तो पाकिस्तान में देखोगे वहाँ पर भी जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के लोग भी कई बार संघर्ष करते हैं कि उनको लगता है कि भाई हम बलूचिस्तान को एक अलग देश बन जाए, लेकिन पाकिस्तान बलूच लोगों पर क्या करता, अत्याचार करता है, तो संघर्ष ज़्यादा है। अफगानिस्तान में तो सशस्त्र संघर्ष सबको ही पता होगा कि वहाँ पर किस प्रकार से तालिबान आ गया, वहाँ की जो सरकार थी उसको हटा दिया, तालिबान आकर के क्या कर रहा है, शासन कर रहा, यानी एक प्रकार से इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत है। तो जैसे भारत में देखोगे तो भारत में देखोगे तो किस प्रकार का संघर्ष है, कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान के बीच में हमारा डिस्प्यूट है, ठीक है। गैर राजकीय कारक भी संघर्ष में बहुत ज्यादा है। जैसे भारत में अगर आप देखोगे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कई बार देखोगे सांप्रदायिक चीजें हो जाती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे जो जैसे यहाँ पर माओवादी है या उग्रवादी है उनका संघर्ष दिखाई देता है। जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्य आज जैसे अभी मणिपुर में या अगर या मणिपुर में देख रहे हैं, या जो मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है, यहाँ पर भी संघर्ष दिखाई देता है। पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो बलूचिस्तान जो है या सेना का वर्चस्व हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, तो संघर्ष वहाँ पर भी है। अफगानिस्तान में आप लोग लिख ही सकते हैं कि अफगानिस्तान को लेकर के आप लिख देंगे कि वहाँ पर किस प्रकार से उन लोगों ने कब्जा कर रखा है, तालिबान का एक प्रकार सा संघर्ष है, अलकायदा है, ये कई सारे आतंकवादी संगठन भी जैसे पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में रन कर रहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश में अगर आप देखो वहाँ पर भी हमें संघर्ष दिखाई देता है। नेपाल श्रीलंका में देखोगे तो वहाँ पर तमिल और सिंधी जो हैं तमिलों को लेकर, तमिलों में एक प्रकार का संघर्ष हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखोगे तो संघर्ष जो है यानी डिस्प्यूट जो है, यानी एक प्रकार से जातीय संघर्ष या धार्मिक संघर्ष, ठीक है, या क्षेत्रों को लेकर के जो संघर्ष है वह हमें ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा क्षेत्रीय विवाद। क्षेत्रीय विवाद कौन कौन से क्षेत्रों को लेकर के विवाद है। जैसे अगर मैं विवाद की बात करूं, जैसे भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर के विवाद है। भारत और चीन में देखोगे तो कई प्रकार के सीमा विवाद हैं, लैंड डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा। तिब्बत को लेकर के दक्षिण एशिया में विवाद बना हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से साउथ चाइना सी को लेकर के विवाद बना हुआ है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे जैसे भारत और पाकिस्तान में जो चाइना वन बेल्ट वन रोड बना रहा, जो चाइना ने सी पैक बनाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको लेकर के विवाद बना हुआ है। तो जैसे भारत और श्रीलंका में लेकर के देखोगे तो यहाँ पर पानी को लेकर के जल विवाद बहुत ज़्यादा है। भारत और देखोगे बांग्लादेश में जल विवाद है, सीमा विवाद है। तो यानी डिस्प्यूट कौन कौन से, तो अगर आप देखें जैसे भारत और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा विवाद है। भारत और पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर को लेकर के विवाद है, ठीक है। सियाचिन को लेकर के भारत पाकिस्तान में विवाद है, ठीक है। भारत और चीन में सबसे ज्यादा कौन कौन सी विवाद है, सीमा विवाद है। भारत पाकिस्तान में क्या भाई सीमा विवाद है सबसे ज्यादा, लैंड डिस्प्यूट बहुत ज्यादा। जैसे गलवान को लेकर के सीमा विवाद है, ठीक है, गलवान को लेकर के। भारत और नेपाल में भी आपने सीमा विवाद सुना होगा ना, जैसे बीच में आ गया था, जैसे लिपू लेक को लेकर के भारत और नेपाल में सीमा। भारत और बांग्लादेश में लेकर के क्या है, भारत और बांग्लादेश में पानी को लेकर के विवाद है। क्या है, भारत और बांग्लादेश में पानी जल को लेकर के जल संधि कई बार हुई। भारत श्रीलंका में भी कई प्रकार के डिस्प्यूट हमें दिखाई देते हैं, खास तौर से मछुआरों को लेकर के या समुद्री जल को लेकर के विवाद है। भारत भूटान में जो विवाद है डोकलाम को लेकर के विवाद है, ठीक है। डोकलाम बीच में आते हैं, भारत भूटान और चीन में जो डोकलाम को लेकर के काफी इशू बना हुआ था। तो जो डिस्प्यूट है और सबसे ज्यादा विवाद है भारत और पाकिस्तान को लेकर के विवाद है, जैसे कश्मीर को लेकर के एक बड़ा इशू है, ठीक है। उसी प्रकार से चीन ग्लेशियर को लेकर के पाकिस्तान कई बार अपना दावा दर्ज करता है ग्लेशियर को लेकर के। या जैसे भारत और चीन में सबसे ज्यादा लैंड डिस्प्यूट है। भारत और चाइना वाला जो विवाद है सबसे ज्यादा विवाद है। जैसे बीच में देखा होगा यहाँ पर सियाचिन को लेकर के बार बार जो चीन की सेना जो चीन की सेना है बार बार भारत में एंटर कर देती है, बार बार हमारे देश में घुस जाते हैं। तो यानी देखोगे अरुणाचल प्रदेश को लेकर के अगर देखोगे भारत पाकिस्तान में एक प्रकार से विवाद बना हुआ। चाइना हमेशा अरुणाचल प्रदेश को अपना देश बताता है कि हमारी भूमि है, भारत ने इस पर कब्जा कर रखा है। भारत चाइना युद्ध में यानी जब 1962 में युद्ध हुआ था तो देखोगे वहाँ पर भी हमारी काफ़ी ज़मीन चाइना में चली गई थी। तो भारत और चीन में सबसे ज़्यादा क्या है, लैंड डिस्प्यूट है, सीमा विवाद हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। 12वां, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में क्या दिया गया, जल विवाद।
ठीक है, पानी को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है। ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान को लेकर के पानी को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट बना, जैसे सतलुज है, रावी है, बार बार जैसे पाकिस्तान को लेकर भारत पाकिस्तान में जल विवाद है। ठीक है, नदियों को लेकर के जैसे सिंधु जल संधि है, सिंधु को लेकर के जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, गंगा जल संधि है, भाई सिंधु को लेकर के किसके साथ हमारा डिस्प्यूट है? पाकिस्तान कहता है कि हमें ज़्यादा पानी मिलना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान की जनता उतनी ज़्यादा है भी नहीं, भारत में हमें जनता ज़्यादा दिखाई देती है। तो नदियों को लेकर के, पानी को लेकर के किस प्रकार से दक्षिण एशिया में विवाद है? पानी को लेकर के जो विवाद है भारत पाकिस्तान में है, भारत बांग्लादेश में है, भारत चाइना में पानी को लेकर के डिस्प्यूट है। सबसे ज़्यादा जो है भारत पाकिस्तान में अगर देखोगे तो वाटर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा पानी को लेकर के अगर आप देखेंगे तो हमने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि कर रखी है, गंगा जल संधि कर रखी है, यानी कई प्रकार से दक्षिण एशिया में पानी को लेकर के, जल को लेकर के जो सबसे ज़्यादा विवाद है यानी डिस्प्यूट है, जो झगड़ा है पानी को लेकर के जो सारा बना हुआ है, इसको लेकर भी हमने कई प्रकार की संधियाँ कर रखी हैं, जैसे पाकिस्तान को लेकर के। ठीक है, बोलिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? दक्षिण एशिया में नागरिक और सिविल सोसाइटी। ठीक है, इसको लेकर के अगर आप दक्षिण एशिया की अगर हम लोग बात करें तो साउथ एशिया में आपको क्या दिखाई देता है? सिविल सोसाइटी कैसे है? नागरिक समाज का मतलब होता है कि जो परिवार से ऊपर की जो संस्थाएं हैं, परिवार से ऊपर की जो संस्थाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। तो नागरिक समाज में देखोगे अगर सरकार कोई भी प्रकार की काम करती है तो नागरिक समाज एक प्रकार से आता गतिरोध करता ना, तो नागरिक समाज सिविल सोसाइटी बहुत मजबूत है। अगर आप भारत की बात करेंगे, जैसे कई प्रकार से चीज़ें होती है, सिविल सोसाइटी एक प्रकार से जैसे सरकार कोई कानून लेकर के आ गई, सरकार ने कोई कार्रवाई कर दी, तो वहाँ पर जो सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं वो आकर के क्या करते हैं? एक प्रकार से सरकार का विरोध करते हैं या अपनी प्रकार की बातों मनाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे अभी जो पहलवानों को लेकर के विवाद हो रहा है, इसमें देखोगे जो किसान है वो आकर के क्या करें? एक प्रकार से सिविल सोसाइटी आप उनको कह सकते हो कि जो सरकार उनकी बात नहीं सुन, इसमें जैसे अगर देखो किसान जब बिल आया था तो वहां पर भी देखो कि किसान आ गए थे, देखो परिवार को छोड़, यानी सरकार के जो पार्ट नहीं है, यानी जो सरकार नहीं है, सरकार के जो अंग नहीं है, और साथ में परिवार से ऊपर की जितनी संस्थाएं वो सारी सिविल सोसाइटी में आती हैं। ठीक है, जैसे IPS IAS का जो ग्रुप होता है, जैसे मजदूर संगठन है, किसान यूनियन है, ठीक है, जैसे मैंने बोला, उसी प्रकार से व्यापारियों का समूह है, ये क्या एक प्रकार से सिविल सोसाइटी है। यानी समाज को लेकर के हमेशा जागरूकता, जो NGO होते हैं इनको भी हम सिविल सोसाइटी में काउंट कर सकते हैं, जो समाज को जगाने का, बताने का या समाज में सकारात्मक काम करते हैं। यानी सरकार उनको, NGO जितने होते हैं सारी क्या है? सिविल सोसाइटी में आते हैं। देखो समाज में कुछ भी, जैसे भाई पानी को लेकर किसी प्रकार की अगर समस्या है, सरकार अगर उसको दूर नहीं कर पाती है, अगर कोई संगठन आकर के दूर करता, उसको हम क्या करते हैं? सिविल सोसाइटी को लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा अगला हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर 14वां, सार्क एक प्रकार का है क्षेत्रीय सहयोग है। ठीक है, सार्क भारत के जो अगर देखो जैसे इसमें भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, इन देशों ने क्या कर रखा है? अपने विकास के लिए क्या कर रखा है? एक सहयोग संगठन बना रखा है जिसको हम क्या बोलते हैं? सार्क जो है उसका केंद्र क्या है? ढाका में है। ठीक है, ढाका यानी बांग्लादेश में है। सार्क जो ऊर्जा केंद्र है, यानी सार्क में देखोगे एग्रीकल्चर को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। भाई जो दक्षिण एशिया के देश हैं वह देखो, अगर देखो कृषि को लेकर के काम करेंगे, दक्षिण एशिया के देश ऊर्जा सेक्टर में काम, एनर्जी सेक्टर में काम करेंगे, या जो सार्क है, जिस सार्क के जितने जैसे भारत है, पाकिस्तान है, सार्क एक प्रकार का दक्षिण एशिया सहयोग संगठन है। दक्षिण एशिया जो सहयोग संगठन है ये संस्कृति को लेकर के, ठीक है, बीमारियों को लेकर के, या आपदा, यानी कोई आपदा आ जाती है तो आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे का सहयोग करेंगे। यानी दक्षिण एशिया के जितने देश हैं, ठीक है, दक्षिण एशिया कह सकते हैं जो साउथ एशिया है, ठीक है, साउथ एशिया के जितने देश हैं आपस में उन्होंने क्या कर रखा है? एक प्रकार से सहयोग बना रखा है। ठीक है, और उसी के जरिए जैसे एग्रीकल्चर को लेकर के आपस में सहयोग करेंगे, ऊर्जा के सेक्टर में आपस में सहयोग करेंगे, संस्कृति के क्षेत्र में आपस में सहयोग करेंगे, अगर कोई बीमारी या फैल जाती है तो आपस में एक दूसरे की क्या करेंगे? मदद करेंगे, या किसी प्रकार की डिजास्टर आ जाता है या किसी प्रकार की आपदा आ जाती है तो आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे के सहयोग करेंगे या एक दूसरे की मदद करेंगे। यानी सार्क बना करके, यानी एक प्रकार का ग्रुप बना है जिसमें एग्रीकल्चर है, एनर्जी है, संस्कृति है, कोई बीमारी है या कोई आपदा आ जाती है, इसको लेकर के सार्क के जितने देश हैं, यानी दक्षिण एशिया के जितने देश हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है जिसको क्या बोला जाता है? सार्क, एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा, चैप्टर नंबर 15वां,
चैप्टर नंबर 15 में क्या है, दक्षिण एशिया में सुरक्षा और गतिशीलता। तो दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो किस प्रकार से अपनी सुरक्षा सिक्योरिटी को मजबूत करते हैं। तो दक्षिण एशिया में देखोगे जैसे भू राजनीति या राजनीतिक संदर्भ में एक सुरक्षा का माहौल भी बनाने, यानी दक्षिण एशिया के जितने देश हैं सुरक्षा को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं और इनमें क्या है आपस में सुरक्षा को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के क्या है आपस में कई प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं सिक्योरिटी को लेकर के या सिक्योरिटी रीजन को लेकर के। तो दक्षिण एशिया में सुरक्षा को लेकर के अगर आप देखेंगे जैसे कई सारे देश हैं जैसे आपस में सुरक्षा या सहयोग करते हैं। जैसे देखोगे भारत जो है नेपाल की सुरक्षा को लेकर के काफ़ी कॉन्टैक्ट हमने कर रखे हैं, या जैसे भूटान है, इनको हम क्या देखते हैं एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे बांग्लादेश है, भारत और बांग्लादेश में सुरक्षा को लेकर के आपस में काफ़ी सहयोग है। ठीक है, तो क्या है एक प्रकार से दक्षिण एशिया के देशों में सुरक्षा को लेकर के कई प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट या कई प्रकार की जो संधियाँ हुई हैं। ठीक है।